अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक सोच है जिसने लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आज हम एक ऐसी ही किताब पर गहरी नजर डालने वाले हैं जिसने दशकों से पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में हलचल मचा रखी है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये किताब वाकई घटना है, 1997 में आई थी और आज भी आप देखिए 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। अरे वाह। और 6 साल से ज्यादा न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में रही। कुछ लोग इसे वित्तीय आजादी का ब्लूप्रिंट मानते हैं और कुछ इसे खतरनाक सलाह का पुलिंदा कहते हैं। और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है ना। हमारे पास इस किताब की समरी है, इसके मुख्य सिद्धांतों का विश्लेषण करने वाले कुछ लेख हैं और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो इसकी सलाह और इसके दावों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। सही बात है। तो आज हमारा मकसद ये समझना है कि इस किताब के मुख्य वित्तीय सिद्धांत क्या हैं, ये इतनी लोकप्रिय क्यों हुई और इसके पीछे का सच क्या है। क्या ये वाकई काम करता है? चलिए इसे समझते हैं। तो किताब की जो बुनियाद है वो दरअसल 2 किरदारों पर टिकी है, रिच डैड और पुअर डैड। हाँ, और ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये असल में 2 अलग-अलग विचारधाराओं की, 2 माइंडसेट की टक्कर है। अच्छा। एक तरफ है पुअर डैड, जो लेखक के अपने पढ़े लिखे पिता थे, एक सरकारी मुलाजिम। हाँ। उनकी सोच थी पैसे का प्यार ही सारी बुराई की जड़ है। उनकी सलाह का सार था खूब पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। बिल्कुल। और जब वो कोई महंगी चीज नहीं खरीद पाते थे तो उनका सीधा जवाब होता था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो बहुत जानी पहचानी सोच लगती है। हमारे समाज में तो ज्यादातर यही सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य। हाँ। तो फिर रिच डैड की सोच इससे अलग कैसे थी? बिल्कुल उलट। रिच डैड, जो उनके दोस्त माइक के पिता थे और जिन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी लेकिन एक सफल उद्यमी बने। अच्छा। वो कहते थे पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पूरा उल्टा। हाँ, उनकी सलाह थी खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। और सबसे बड़ा फर्क ये था कि जब वो कोई चीज खरीदना चाहते थे तो ये कहने के बजाय कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने दिमाग को चुनौती देते थे। वो पूछते थे मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ अमीर या गरीब होने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो सोच का खेल है। एक मानसिकता आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देती है, जबकि दूसरी उसे समाधान खोजने पर मजबूर करती है। एकदम सही। समस्या से भागना बनाम समस्या को एक चुनौती की तरह लेना। और यही सोच, यही सवाल किताब के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नियम की नींव रखता है। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। बिल्कुल। हाँ, ये तो मैंने सुना है, लेकिन कियोसाकी की परिभाषा पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ी अलग है ना? थोड़ी नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल अलग है। और शायद यही इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। अच्छा। देखिए, पारंपरिक अकाउंटिंग में उसमें तो बहुत सी जटिलताएं हैं, लेकिन कियोसाकी क्या करते हैं, वो इसे कैश फ्लो के एक बेहद सरल नियम पर ले आते हैं। वो कहते हैं एसेट यानी संपत्ति कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इतना ही। जैसे एक किराए की प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आता हो। हाँ। डिविडेंड देने वाले स्टॉक या ऐसा कोई बिजनेस जिसमें आपको खुद सक्रिय रूप से काम ना करना पड़े। बिल्कुल। और इसके विपरीत लायबिलिटी यानी देनदारी कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपकी कार, जिसके लिए आप लोन की किश्त भरते हैं, पेट्रोल का खर्चा, बीमा, मेंटेनेंस। सही, ये एक नेगेटिव कैश फ्लो पैदा करती है। और इसी तर्क से वो उस चौंकाने वाली बात पर आते हैं जो कई लोगों को हजम नहीं होती। कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए उनका अपना घर एक एसेट नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है। हाँ, और यहीं पर पारंपरिक सोच से सबसे बड़ी टक्कर होती है। हमें तो यही सिखाया जाता है कि अपना घर बनाओ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट होगा। एक मिनट, ये बात तो पचाना बहुत मुश्किल है। भारत में तो एक आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई और सपना ही अपना घर होता है। सही बात है। हमारी पूरी सामाजिक और भावनात्मक सुरक्षा उससे जुड़ी होती है। उसे लायबिलिटी कहना तो हमारे पूरे ताने बाने पर सवाल उठाने जैसा है। क्या ये सलाह भारतीय संदर्भ में अव्यवहारिक नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस किताब का सबसे विवादित पहलू भी है। कियोसाकी के नजरिए से देखें तो वो भावनात्मक पहलू को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ गणित देखते हैं। सिर्फ कैश फ्लो टाल नहीं रहा। बिल्कुल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि घर मत खरीदो, वो कह रहे हैं कि इसे अपनी संपत्ति मत समझो। उनकी नजर में संपत्ति वो है जो आपके बिल चुकाने में आपकी मदद करे, ना कि खुद एक बिल बन जाए।
तो मतलब जब तक आपका घर आपके लिए कमाई नहीं कर रहा, तब तक वो वित्तीय तौर पर एक बोझ है। इस सोच को अपनाने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। और इस सोच को समझाने के लिए किताब में एक बढ़िया कहानी है। किम कियोसाकी, रॉबर्ट की पत्नी, एक महंगी सेलबोट खरीदना चाहती थी। अच्छा। अब साफ तौर पर एक सेलबोट एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है। उसका रख रखाव, बंदरगाह का किराया, सबको जेब से पैसा निकालता है। तो उन्होंने मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती वाला रास्ता चुना। नहीं, उन्होंने रिच डैड वाला सवाल पूछा, इसे कैसे अफोर्ड किया जा सकता है। उन्होंने एक रचनात्मक समाधान निकाला। उन्होंने उस बोट को खरीदकर एक चार्टर कंपनी में लगा दिया। अरे वाह। अब जब वे उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो बोट किराए पर चलकर पैसे कमाती है, और उस कमाई से न सिर्फ बोट के लोन और मेंटेनेंस के सारे खर्चे निकल जाते हैं, बल्कि थोड़ी अतिरिक्त आय भी हो जाती है। हाँ, इस तरह सोचने का तरीका बदलकर एक लायबिलिटी को एक कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट में बदल दिया गया। कमाल है। तो ये मानसिकता का बदलाव है, नहीं से कैसे पर आना। और ये आइडिया सीधे उनके एक और दिलचस्प सबक से जुड़ता है। कौन सा? कि अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सुनने में ये किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन इसके पीछे गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे वो रैट रेस कहते हैं, चूहा दौड़। चूहा दौड़? हाँ, ये डर और लालच का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। ज्यादातर लोग इसी में फंसे रहते हैं। इसे थोड़ा और समझाइए। डर और लालच ये कैसे काम करते हैं? देखिए, डर है नौकरी छूटने का। ये डर हमें सुबह उठकर एक ऐसी नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है जो शायद हमें पसंद भी ना हो। और जब महीने के अंत में सैलरी मिलती है तो लालच हावी हो जाता है। हम सोचते हैं चलो एक नया फोन ले लेते हैं, एक बड़ी कार खरीद लेते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं। और ज्यादा खर्च का मतलब है ज्यादा बिल, ज्यादा बिल का मतलब है कि अब नौकरी छोड़ना और भी मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, शायद प्रमोशन मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, फिर बढ़ी हुई सैलरी से और बड़े खर्चे, और ये चक्र चलता रहता है। Get up, go to work, pay bills. Get up, go to work, pay bills. आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही रैट रेस है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता कियोसाकी के अनुसार पैसिव इनकम बनाना है। पैसिव इनकम यानी ऐसे एसेट्स बनाना जो आपके काम किए बिना भी इनकम जनरेट करें। लेखक ने इसका एक उदाहरण अपने बचपन से दिया है। अच्छा। जब रिच डैड ने उन्हें और उनके दोस्त माइक को सिखाना शुरू किया तो उन्होंने बच्चों को एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू करने के लिए प्रेरित किया। बचपन में? हाँ, बच्चे कॉमिक्स इकट्ठा करते थे और दूसरे बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देते थे। ये लाइब्रेरी उनके लिए पैसे कमाती थी, तब भी जब वे स्कूल में होते थे। उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। और ये पैसा आपके लिए काम करे वाला आइडिया एक और सबक से जुड़ता है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि दूसरों के मामलों में दखल ना दें? नहीं, यहाँ इसका मतलब ज्यादा गहरा है। कियोसाकी प्रोफेशन यानी पेशे और बिजनेस यानी व्यवसाय के बीच के फर्क को समझाते हैं। अच्छा, प्रोफेशन और बिजनेस। आपका प्रोफेशन आपकी नौकरी है जहां आप अपना समय और मेहनत बेचकर सैलरी कमाते हैं। लेकिन आपका बिजनेस आपका एसेट कॉलम है जहां आप अपनी संपत्ति बनाते हैं। और कहते हैं कि ज्यादातर लोग दूसरों का बिजनेस संभालने में यानी किसी और की कंपनी के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं और अपना बिजनेस बनाना भूल जाते हैं। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण मैकडॉनल्ड्स का है। एक बार संस्थापक रे क्रोक यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आप लोगों को क्या लगता है मेरा बिजनेस क्या है? सबने कहा होगा बर्गर बेचना। बिल्कुल, सबने यही कहा। क्रोक हंसे और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट? हाँ, उनका प्रोफेशन बर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, लेकिन उनका असली बिजनेस हर फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन को खरीदना था, जो एक इनकम पैदा करने वाली रियल एस्टेट थी। बर्गर सिर्फ उस जमीन का किराया चुकाने का एक जरिया थे। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो सलाह ये है कि अपनी नौकरी से मिली इनकम का इस्तेमाल अपना बिजनेस बनाने में करें, मतलब कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट्स खरीदने में। बिल्कुल, वो एसेट स्टॉक हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, इनकम देने वाली रियल एस्टेट हो सकती है, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे दूसरे लोग चलाते हों। अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन अपनी सैलरी से सिर्फ बिल मत चुकाओ, उससे संपत्ति खरीदो। एक और सबक है जो मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। लेकिन हमें तो पैसों की जरूरत होती है, हम बिना अच्छी सैलरी के काम कैसे कर सकते हैं? ये भी पारंपरिक सोच के खिलाफ जाता है। कियोसाकी का तर्क है, खासकर करियर की शुरुआती दौर में ऐसी नौकरी चुनो जिससे तुम्हें जरूरी स्किल सीखने को मिले। सिर्फ मोटी सैलरी पर ध्यान मत दो। कौन सी स्किल्स? ये स्किल्स हैं सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना और सबसे जरूरी कैश फ्लो मैनेजमेंट,
मतलब पैसे के लेन देन को समझना। उनका मानना है कि ये स्किल्स आपको लंबे समय में ज्यादा अमीर बनाएंगी। अगर आप सिर्फ ज्यादा सैलरी के पीछे भागते हैं तो आप एक बेहतर पढ़े लिखे चूहे बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे उसी रैट रेस में। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप अपना खुद का सिस्टम बना सकते हैं। सही बात है। तो मतलब ये है कि एक स्पेशलिस्ट बनने की बजाय एक जनरलिस्ट बने। हाँ। जो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हो। हाँ, ताकि आप पूरे सिस्टम को समझ सकें और उसे मैनेज कर सकें। एक बेहतरीन शेफ शायद अपना रेस्टोरेंट ना चला पाए अगर उसे मार्केटिंग और अकाउंटिंग नहीं आती। सही। लेकिन एक औसत शेफ जिसे ये स्किल्स आती हैं वो एक सफल रेस्टोरेंट चेन बना सकता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आकर्षक और शक्तिशाली लगते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये किताब इतनी बिकी, ओप्रा विनफ्रे से लेकर विल स्मिथ तक ने इसकी तारीफ की है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इसकी आलोचना भी जमकर हुई है। और आलोचना की शुरुआत किताब के सबसे मुख्य किरदार से ही होती है, रिच डैड। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिच डैड असल में थे? इस पर कियोसाकी का क्या कहना है? तो उन्होंने इस पर अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी बातें कही हैं। जी। पहले उन्होंने कहा कि रिच डैड का परिवार अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है। लेकिन 2003 में एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। क्या? जब उनसे पूछा गया कि रिच डैड असली हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया, क्या हैरी पॉटर असली है? क्या? हाँ। उन्होंने कहा, रिच डैड को भी हैरी पॉटर की तरह एक मिथक ही रहने दीजिए। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये किताब एक नॉन फिक्शन, एक सच्ची कहानी के तौर पर बेची गई। अगर इसका मुख्य किरदार ही काल्पनिक है तो किताब की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। ये तो पाठकों के साथ धोखा हुआ। बिल्कुल, आलोचकों का यही कहना है। ये किताब की नींव को हिला देता है। कुछ खोजी पत्रकारों का मानना है कि हवाई के एक होटल डेवलपर रिचर्ड किमी ही रिच डैड के पीछे की प्रेरणा थे। लेकिन कियोसाकी ने इसे कभी साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया। तो ये रहस्य आज भी बना हुआ है। और विवाद सिर्फ किरदार को लेकर नहीं है, किताब में दी गई कुछ सलाह को लेकर भी गंभीर आलोचनाएं हैं। हाँ, कुछ आलोचक जैसे जॉन टी रीड इसे सबसे बेवकूफी वाली वित्तीय सलाह वाली किताबों में से एक कहते हैं। इतनी सख्त आलोचना? हाँ, और एक रेडिट चर्चा में यूजर्स ने कुछ खास सलाहों को रेखांकित किया है जिन्हें औसत इंसान के लिए बहुत जोखिम भरा बताया गया है। जैसे कि? पहली है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी MLM में शामिल होने की सलाह। MLM कंपनीज को अक्सर उनके बिजनेस मॉडल और बहुत ज्यादा असफलता दर के लिए आलोचना होती है। आंकड़ों के अनुसार 99% से ज्यादा लोग इनमें पैसा कमाते नहीं बल्कि गवाते हैं। दूसरी सलाह है टैक्स लीन और पेनी स्टॉक्स में निवेश करना। ये शब्द सुनने में ही जटिल लगते हैं। और ये हैं भी। ये दोनों ही बहुत ज्यादा जोखिम भरे निवेश हैं और इनके लिए काफी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। एक आम निवेशक के लिए ये जुआ खेलने जैसा हो सकता है, जिसमें सारी जमा पूंजी डूब सकती है। हाँ, आलोचकों का कहना है कि ये सलाह लोगों को जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं में फंसा सकती है, जबकि भारत में हम जिसे PPF, म्यूचुअल फंड, SIP या यहाँ तक कि FD कहते हैं, वो तरीके ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा सुरक्षित और आजमाए हुए माने जाते हैं। और कुछ सलाह तो नैतिक रूप से भी संदिग्ध लगती हैं। मैंने पढ़ा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए एक अजीब तरकीब सुझाते हैं। हाँ, ये सलाह तो कमाल की है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी डील से पीछे हटना चाहते हैं तो कह दीजिए कि मेरे पार्टनर ने डील को मंजूरी नहीं दी। अच्छा। और जब सामने वाला पूछे कि आपका पार्टनर कौन है तो अपनी पालतू बिल्ली का नाम बता दें। क्या कह रहे हैं? ये तो मजाक लगता है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ अनैतिक नहीं बल्कि गैर कानूनी भी हो सकता है। ये धोखाधड़ी के दायरे में आता है। अगर किसी ने अदालत में चुनौती दे दी तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? एक तरफ एक बेहद लोकप्रिय किताब है जिसने लाखों लोगों को पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके सिद्धांत सरल हैं। कैश फ्लो पैदा करने वाले एसेट्स पर ध्यान दें, नौकरी की सुरक्षा के भ्रम से बाहर निकलें और लगातार सीखते रहें। और दूसरी तरफ इस किताब की बुनियाद ही एक मिथक हो सकती है। इसकी कई सलाह औसत इंसान के लिए बहुत जोखिम भरी, अव्यवहारिक या नैतिक रूप से संदिग्ध हैं। ऐसा लगता है कि ये किताब एक दोधारी तलवार की तरह है। बिल्कुल, इससे प्रेरणा और मानसिकता में बदलाव वाली बातें तो सीखी जा सकती हैं, लेकिन इसकी हर सलाह को आंख बंद करके मानना खतरनाक हो सकता है। ये एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, लेकिन अंतिम मंजिल नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि किताब का असली सबक ये नहीं है कि आपको टैक्स लीन में निवेश करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शायद किताब की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। उसने करोड़ों लोगों को पहली बार ये पूछने पर मजबूर किया, क्या मेरा घर सच में मेरी संपत्ति है? क्या मेरी नौकरी मुझे आजादी दे रही है या सिर्फ बिल भरने का जरिया है?
क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है? कियोसाकी के जवाब भले ही विवादास्पद हो, पर उनके सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। सही बात है। और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। ये किताब परंपरागत शिक्षा की इस बात के लिए आलोचना करती है कि वो हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाती। हाँ, लेकिन किताब में दी गई सलाह पर उठे सवालों को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि एक अच्छी वित्तीय शिक्षा असल में होती क्या है। क्या ये कियोसाकी की तरह बड़े जोखिम लेना और सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सिखाती है, या फिर उनके आलोचकों की तरह अनुशासित, धैर्यवान और लंबी अवधि की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है? जैसे कि नियमित रूप से SIP करना और कंपाउंडिंग की ताकत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। शायद सच्ची वित्तीय समझदारी इन दोनों के बीच कहीं संतुलन बनाने में है, और ये संतुलन हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा। ये सोचने वाली बात है।